हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है यशपाल कमेटी। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यशपाल कमेटी का गठन क्यों किया गया था और क्या थे इसके मेन रिकमेंडेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। शिक्षा की समस्याओं पर नए सिरे से विचार करने के लिए विशेष रूप से बच्चों पर पाठ्यक्रम के लगातार बढ़ते बोझ यानी कि ओवरबर्डन करिकुलम और शिक्षा के गिरते स्तर यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो गिर रहा था लगातार, इसके संबंध में इसे सुधारने हेतु इस कमेटी का गठन किया गया था। The Ministry of Human Resource Development, Government of India set up National Advisory Committee in March 1992। यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने मार्च 1992 में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति की स्थापना की जिसमें प्रोफेसर यशपाल चेयरमैन थे और एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया जिसे आप यशपाल कमेटी के नाम से भी जानते जो कि इन्हीं के नाम पर रखा गया था। With the following term of reference to advise on the ways and the means to reduce the load on school students at all levels, particularly the young students, while improving the quality of learning, including capability for lifelong self-learning and skill formulation। यानी कि सभी स्तरों पर स्कूल छात्रों पर विशेष रूप से ध्यान देने को कहा गया और उनकी जो बोझ थी करिकुलम को चलते जो बोझ काफ़ी बढ़ गया था उन्हें कम करने के लिए कुछ सलाह देने को कहा गया ताकि उनकी लर्निंग विदाउट बर्डन को प्रमोट किया जा सके, ताकि क्वालिटी एजुकेशन, आत्म शिक्षा, कौशल निर्माण, स्किल फॉर्मुलेशन यानी कि ये सब में डेवलप किया जा सके। समिति ने मुख्य रूप से एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक का अध्ययन किया। और इसके अलावा इसने स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल, चेयरमैन ऑफ एजुकेशन बोर्ड एंड फेमस एजुकेशनलिस्ट ऑफ द कंट्री इन लोगों से सुझाव भी लिया ताकि और इन्हें बेहतर किया जा सके। और फाइनली ऑन 15 जनवरी 1993 द कमीशन रेंडर इट्स रिपोर्ट टाइटल लर्निंग विदाउट बर्डन। यानी कि 15 जुलाई 1993 को कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो पेश की जिसका टाइटल था लर्निंग विदाउट बर्डन, जो कि गवर्नमेंट के सामने इन्होंने पेश की। द रिपोर्ट इज डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट। ये जो रिपोर्ट थी इसे 5 भागों में विभाजित किया गया था। पहला पार्ट जिसमें परिचय था इस समिति का गठन का उद्देश्य क्या था उसकी व्याख्या की गई थी और जो कार्य प्रणाली है इसकी प्रणाली के ऊपर चर्चा की गई थी। सेकंड पार्ट में मतलब जो करिकुलम था, प्रॉब्लम्स क्या क्या है करिकुलम में उसे डिस्कस किया गया था, जो नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स उसमें वो डिस्कस किया गया था। थर्ड नंबर में इसका कॉजेज़ क्या है, मतलब उसकी जड़ क्या है, इस प्रॉब्लम की जड़ क्या उसके बारे में डिस्कस किया गया था। फोर्थ में रिकमेंडेशंस दिया गया था कि इसे इम्प्रूव कैसे किया जा सके, सजेशंस दिया गया था इन शॉर्ट। एंड फिफ्थ में अपेंडिक्स, इट इंक्लूड्स द ऑर्डर अंडर विच द कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड। यानी कि इसमें वो आदेश शामिल थे जिनके तहत से समिति का गठन किया गया था। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट यानी कि रिपोर्ट के दूसरे भाग में जाते हैं और इसकी चर्चा करते हैं जो कि नेचर ऑफ प्रॉब्लम है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी जो अराइज हुई थी इसके बारे में जानते हैं। एंड नंबर 1 इज़ क्लासेस आर वेरी लार्ज, करिकुलम आर ओवरलोडेड, टीचर कैन नॉट पे अटेंशन। इन सिंपल आप कह सकते हैं जो आइडल टीचर रेशियो होता वो फुलफिल नहीं हो रही थी, टीचर इतने सारे बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो एजुकेशन लेवल जो था डिग्रेड होते जा रहा था, करिकुलम जो था ओवरलोडेड हो गया था। तो ये सब चीज़ों के चलते बच्चों पे अच्छा ध्यान नहीं हो रहा था और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन गिर रहा था। पॉइंट नंबर 2 इज़ एवरेज वेट ऑफ स्कूल बैग इज़ अबाउट 4 kg। इससे क्या होता है प्राइमरी स्कूल के बच्चों को बहुत हेवी बैग टांगना पड़ रहा था, इसके लिए क्या होता है उनको पॉस्चर पे बुरा इफेक्ट पड़ रहा था और इतना बर्डन में वो पढ़ाई नहीं कर सकते अच्छे से। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया कि बच्चों को बस होमवर्क और ट्यूशन्स में ही ज़्यादा जोर दिया गया, बच्चों को सिर्फ होमवर्क दे दिया जाता था और बोला जाता था आप ट्यूशन्स पे पढ़ाई कर लीजिए। इसके चलते जो उनका जीवन था इन पढ़ाई के बीच में पढ़ाई में पूरा चला गया, वो अपनी तरफ से जो रिक्रिएशन एक्टिविटी होती है यानी मनोरंजन का कुछ खेल कूद ये सब में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, उनका जीवन काफ़ी मोनोटोनस हो जा रहा था जिसके चलते क्या होता है मेंटल स्ट्रेस काफ़ी हो रहा था। पॉइंट नंबर 4 इज कंप्लीटिंग द करिकुलम हैज़ बिकम द ऑब्जेक्टिव इटसेल्फ। इसका मतलब ये हो रहा था कि जो टीचर लोग थे वो अपना करिकुलम, अपने सिलेबस, अपने पोर्शन को कंप्लीट करना ही अपना उद्देश्य समझते थे, उससे बच्चे क्या सीख रहे हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है या बहुत कुछ ऐसे भी होते हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं पर बच्चों को सीखनी चाहिए, वो सब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट में कोई ध्यान नहीं दे रहा था। बस बोला जाता था आपका जो करिकुलम है, आपकी जो सिलेबस, आपका पोर्शन है, इसे कंप्लीट करा दिया गया, काम तमाम। Point number 5 is joyless learning. School education appears to be uninteresting, burdensome, boring and bitter. Joyless learning obviously आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराएंगे तो obviously वो इंटरेस्टिंग तो नहीं होगा, तो काफ़ी कॉमन सी बात है ये।
पॉइंट नंबर 6, टेक्स्ट बुक आर टू एग्जाम ओरिएंटेड। ऐसे तो अब बुक सब जो स्टाफ उस समय के थे वो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड थे, उससे कुछ खास ज्ञान नहीं मिल रहा था, बस एग्जाम पास करने के लिए वो बुक बनी थी। उनका कोई रियल लाइफ से कनेक्शन नहीं था, बस जैसे स्टोरी है या कुछ है, बस एग्जाम पास करने के लिए। कुछ खास इन्फॉर्मेशन तो है, बट उसे रियल लाइफ से कनेक्ट कैसे किया जाए और रियल लाइफ से कैसे कनेक्टेड होता है, ये सब उस बुक में कुछ खास नहीं था। पॉइंट नंबर 7, द करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स मटेरियल आर नॉट रिलेटेड टू रियल लाइफ ऑफ द स्टूडेंट। सेम चीज़ रिपीट हुई है जैसे जो मैंने पहले कहा, जो भी करिकुलम था टेक्स्ट बुक से रियल लाइफ से कनेक्टेड नहीं थी। अगर आप जो भी पढ़ा रहे हो रियल लाइफ से कनेक्टेड ही नहीं है तो बच्चे वो एडुकेशन को कैसे अडेप्ट करके अपनी रियल लाइफ में उसको काम करेंगे। तो इसलिए रियल लाइफ से कनेक्टेड होना चाहिए सारे के सारे एक्टिविटीज़, एडुकेशन, अब जो भी पढ़ा रहे हैं, जैसे वो रियल लाइफ में अपने डिसीजन मेकिंग में उनका ये सब एडुकेशन अफेक्ट पड़े। पॉइंट नंबर 8 इज़ अबाउट फियर ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का इतना फियर होता था बच्चों पे, टीचर्स पे, गार्जियन पे, तो इसके चलते और एक बर्डन हो जाता था कि एग्ज़ाम में इतना बर्डन नहीं लेना चाहिए कि इससे भी स्ट्रेस होता था। टीचर्स को भी स्ट्रेस हो जाता था कि एग्ज़ाम आने वाला, पेपर करेक्शन करना पड़ेगा, बहुत सारे और भी झंझट होते थे। गार्जियन का भी वो बहुत झंझट हो जाता था बच्चों पर ध्यान देना, और बच्चों पर तो कुछ खास होता ही था क्योंकि इतने सारे सिलेबस, इतने सारे करिकुलम एक्टिविटीज़, इतने सारे कुछ ना कुछ हो रहे, तो जो एग्जामिनेशन का जो फियर होता था बच्चों के मेंटल स्ट्रेस को बढ़ा रहा था, तो ये भी एक डिमेरिट था। पॉइंट नंबर 9 इज़ मोर स्ट्रेस ऑन रिटन स्किल रोट मेमोराइजेशन, यानी कि सब हमें बाय हार्ट करने सिखाया जा रहा था, आप इसे पढ़ लीजिए पास हो जाएंगे, जो कि मैंने कहा एग्जाम ओरिएंटेड, पास करने के लिए पढ़ाया जा रहा था। उससे आप क्या सीख रहे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। आपको बस ये क्वेश्चन पढ़ लेना, आप ये पास हो जाएंगे, इतना सिलेबस पढ़ लेना, आप पास हो जाएंगे, बस आपको रटने सिखाया जा रहा था इन शॉर्ट। उससे क्या आपकी एबिलिटी में सुधार आ रहा है, उससे आप क्या सीख रहे हैं, उससे आप अपने आप को क्या इन फ्यूचर में डेवलप करेंगे, वो सब के बारे में नहीं सिखाया जाता था। बस इन शॉर्ट आपको पढ़ा दिया था, आपको इतना पढ़ लेना है, आप पास हो जाएंगे। कमिंग टू द थर्ड पार्ट जिसमें कॉजेस के बारे में कहा गया है, ये सारी जो प्रॉब्लम थी उसके कॉज क्या, उसकी रूट कॉज क्या थी। एंड नंबर 1 इज़ नॉलेज वर्सेस इंफॉर्मेशन। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आर सिनोनिम्स, यानी कि ज़्यादातर लोगों को लगता था कि ज्ञान और सूचना समानार्थी है और विकसित देशों के स्तर तक आने के लिए शुरू से अधिक ज्ञान जमा करने पर ही जोर देते हैं। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज वो होती है जो हम बचपन से लेके जब तक एडल्टहुड तक क्या किया जो हम चीज़ सीखते रहते हैं, वो सब नॉलेज के अंदर आती है, जो पढ़ाई से या कुछ इन्फॉर्मेशन से भी हम सीखते हैं। इन्फॉर्मेशन एक छोटा सा सूचना होती है कि इन्फॉर्मेशन या पेपर से कुछ इन्फॉर्मेशन देखती है, कुछ वीडियो से या टीवी से या न्यूज़ से जो कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करती है, ये नॉलेज के पार्ट कह सकते हैं। बट उससे दोनों को एक सिमिलर टर्म दे देना ये गलत हो जाएगा। तो उस समय क्या सबको एक सिनोनिम समझ लिया, दोनों को समानार्थी समझ लिया गया था। Point number 2 is school curricula are often constructed by university teacher who have little knowledge about school classes and student। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी टीचर ये सब कंस्ट्रक्ट करते थे और उन्हें स्कूल क्लासेस कैसे चलती है, स्टूडेंट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में इतना कुछ खास ज्ञान नहीं था और वो बना रहे थे। इन सिंपल आप कह सकते हैं कि एसी रूम में बैठ के आप फार्मर कैसे खेती करते हैं, उसकी टेक्निक क्या, उसकी क्या ज़रूरत है, आप नहीं समझ सकते जब तक आप ग्राउंड लेवल पर जाके नहीं देख सकते। पॉइंट नंबर 3 टॉक्स अबाउट द एजुकेशनल इन्वायरमेंट, यानी कि एक स्कूल में प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए, वहाँ की बिल्डिंग, वहाँ की लैब, वहाँ की लर्निंग रिसोर्सेज, जितनी भी चीज़ें वहाँ होनी चाहिए जिससे बच्चे वो सबसे सीख पाए, उन्हें क्लियर व्यू मिल सके, एक क्लियर लेआउट मिल सके। अगर स्कूल बिल्डिंग ही अच्छी नहीं है, जहाँ उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिल रहा, तो वो नहीं पढ़ पाएंगे उतने अच्छी तरीके से और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हैम्पर होगा। पॉइंट नंबर 4 टीचर पाठ्य पुस्तकों में दी गई विषय वस्तु को अंतिम सीमा एकमात्र मार्गदर्शक मानते थे, यानी कि जो उसमें जो लिखा हुआ है वही चीज़ को फाइनल डेस्टिनेशन मानते थे, उससे आगे या उससे कुछ अलग वे में सिखाना ही नहीं चाहते थे, जो कि एक समस्या बन गई थी क्योंकि आप जो एक विद इन द बाउंड्री पढ़ा रहे हो, विद इन द लिमिटेशन, आपको थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए। बच्चे को थोड़ा फ्रीडम नहीं देंगे आप कैसे एक्सप्लोर कर पाएंगे, आप विद इन द बाउंड्रीज नहीं सिखा सकते, कुछ आपको एक्सप्लोर करने की भी देनी चाहिए, छूट देनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5 इज इन सर्विस ट्रेनिंग इज़ मियर फॉर्मेलिटी। ट्रेनिंग जो थी ये सब चीज़ एक फॉर्मेलिटी थी, जैसे कि मोस्ट ऑफली आप जानते ही हैं कि बहुत जगह डिग्री एंड ऑल सिर्फ नाम का मिलता है, वहाँ ना एग्ज़ाम ढंग से होते हैं ना कुछ भी कंडक्ट होता है, बस ऐसे डिग्री मिल जाती है। तो ये सब बहुत जगह टीचर ट्रेनिंग हो रही थी, पर बस वहाँ से डिग्री बढ़ रही थी, वहाँ टीचर कुछ खास प्रिपेयर्ड नहीं थे, ना ही प्रॉपर ट्रेंड थे।
पॉइंट नंबर 6 इज हाई लेवल सब्जेक्ट मैटर इज़ इंक्लूडेड इन लोअर क्लासेस। यानी कि बच्चों को आप हाई लेवल की नॉलेज पढ़ा दे रहे थे, ये बच्चों लोग को ना समझ में आते थे और उसको बहुत डेवलपमेंट में इसको बच्चों लोग को जो डेवलप करना उस थिंकिंग कैपेसिटी के साथ काफ़ी दिक्कत हो जा रहा था। जैसे कि मुझे भी याद है 6 क्लास में मुझे 7 क्लास के बुक्स पढ़ने पड़ते थे, तो एक अपर लेवल में ले जाने के लिए भले अच्छे आपका सुनने में तो अच्छा लगता है कि अच्छा अच्छा लेवल को ऊपर लेवल का पढ़ाया जा रहा है, बट इससे एक बर्डन पड़ जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जाम आर क्वेश्चन ओरिएंटेड। एग्जाम तो था काफ़ी क्वेश्चन ओरिएंटेड था, आपको बस क्वेश्चन आंसर पास करना बस हो गया। और भी बहुत सारे बच्चे जैसे कि जिन्हें डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम है, भले उनके पास नॉलेज है पर वो लिख ही नहीं पाएंगे, तो उनका इलाज कैसे किया जाए। तो ये सब कोई सारा सोचा नहीं था, ये भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे क्योंकि बहुत बच्चे लिखने में अच्छा होता है पर बोलने में अच्छा नहीं होता, कोई बोलने में अच्छा होता है लिखने में अच्छा नहीं होता, तो इसका मतलब नहीं वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो हर के पास अलग अलग स्किल्स होती है, तो ये भी। नाउ हियर वी कम्स टू दी रिकमेंडेशन और द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, और ये रिपोर्ट का 4th पार्ट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज ओनली द मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी लेवल। यानी कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम केवल मातृभाषा ही होनी चाहिए, इसमें रिकमेंड किया गया था। नंबर 2 इज आइडल टीचर रेशियो शुड बी 1:30। पहले जो कि 1:40 था अब 1:30 कर दिया गया, मतलब कि एक टीचर पे 30 बच्चे। पॉइंट नंबर 3 इज टॉक अबाउट जॉयफुल लर्निंग। यानी कि जॉयफुल लर्निंग पर जोर दिया गया, ना कि रोट लर्निंग पर, यानी कि मेमोराइजेशन पे रटना ये सबको दूर करने की कहा गया। क्या कि मतलब बच्चे को आज़ादी मिल सके, सब अच्छे से मतलब लर्निंग बाय डूइंग हो सके। और पॉइंट नंबर 4 भी यही है, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे खुद करे, खुद सीखे, खुद ही सेल्फ एक्सप्लोर करे अपने आप को, अपने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को, सेल्फ अवेयरनेस करे, अपने आप को खुद स्वयं समझे और एक्सप्लोर करके खुद ज्ञान अर्जन करे। पॉइंट नंबर 6 इज अबाउट होमवर्क। इसमें जो होमवर्क का बर्डन था उसे कम करने को कहा गया, खास करके प्राइमरी लेवल पे होमवर्क तो ना के बराबर देने को कहा गया था, जैसे कि बर्डन ना हो, बच्चे अपने लाइफ को भी जी सके। पॉइंट नंबर 7 इज स्कूल टीचर शुड पार्टिसिपेट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। जो स्कूल टीचर थी वही स्कूल के नीड्स को ज़्यादा अच्छा समझ सकते, तो उन्हें ही करिकुलम डिज़ाइन करने और टेक्स्ट बुक डिज़ाइन करने को कहा गया। पॉइंट नंबर 8 इज़ अबाउट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। जो टीचर है उसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, क्योंकि अगर वो बच्चे को पढ़ाएंगे तो वेल ट्रेंड होनी चाहिए। अगर वो खुद वेल ट्रेंड ना हो तो बच्चे को क्या सिखा पाएंगे, क्योंकि बच्चे टीचर को ही अपना आइडल मानते हैं, तो आइडल एक अच्छा आइडल होना ही चाहिए। पॉइंट नंबर 9 इज़ यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लिविंग इन ए मॉडर्न वर्ल्ड आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करना आना ही चाहिए, क्योंकि विदाउट एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन आप नहीं रह सकते। और मॉडर्नाइजेशन के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल हर जगह आजकल टेक्निक्स मतलब न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इसलिए आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और बच्चे को भी सिखाना है। पॉइंट नंबर 10 टॉक्स अबाउट जो कि प्राइवेट स्कूल है उनकी मान्यता देने के नियमों को सख्त बनाया गया और उनका पालन किया जाना चाहिए, ऐसा उन्हें कहा गया। पॉइंट नंबर 11 टॉक्स अबाउट द वेरियस टीचिंग एड। यानी कि शिक्षक सहायक सामग्री आदि को खरीदने की या उसे रिपेयर करने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए, इसमें यह रिकमेंड किया गया। और ये भी कहा गया कि वो स्कूल के कुल वेतन के बिल के 10% से कम नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 12 द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक शुड बी डिसेंट्रलाइज सो दैट द रीजनल टीचर कैन पार्टिसिपेट इन इट। यानी कि पाठ्य चर्चा और पाठ्य पुस्तक के निर्माण की प्रक्रिया का विवेक केंद्रीकरण किया जाना चाहिए ताकि क्षेत्रीय शिक्षक इसमें भाग ले सके। एंड द लास्ट पॉइंट नंबर 13 इज नीड टू चेंज द कल्चर ऑफ राइटिंग बुक्स। यानी कि बुक्स की जो कल्चर ऑफ राइटिंग थी या डायरेक्शन कह सकते हैं, उसे चेंज करने की ज़रूरत थी। बुक ऐसी होनी चाहिए जैसे आपको लगेगा बुक खुद बात कर रही है, आपको खुद देख के बुक में इंटरेस्ट आना चाहिए, समझा। और मतलब बच्चों को भी और टीचर को भी पढ़ाने में इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए बुक को। जैसे कि एनसीईआरटी की बुक्स आजकल की हो गई है कि आपको ऐसा लगे बुक खुद बात ही कर रही है, इतनी अच्छे से बुक वे डायरेक्ट किया गया है, बट पहले ये नहीं था। तो ये बुक को एक अच्छा कल्चर, एक अच्छा डायरेक्शन, अच्छा वे प्रोवाइड करने की बात रखी गई थी। पॉइंट नंबर 5 में सुझाव दिया गया कि बच्चों के जो बैग्स इतने भारी हो जाते थे उसे कंपलसरी के नियम से हटाया गया और सुझाव दिए गए कि बैग्स को कैसे कम भारी किया जाए, मतलब कि बुक्स की अरेंजमेंट प्रॉपरली हो पाए। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।